हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट्स की स्टडी हमें करनी है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साइलेंट फीचर्स ऑफ शेड्यूल 3, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, form of statement of profit and loss, contents of statement of profit and loss, essential of financial statements, uses and importance of financial statements and limitation of financial statement। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनाए जाते हैं। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट तैयार होते हैं। एक फर्स्ट होता है इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड होता है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा की क्या होती है? समरी रिकॉर्ड की जाती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जॉन एंड मेयर ने क्या डेफिनेशन दी हुई है कि अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो समरी ऑफ क्या है? अकाउंट्स है। मींस कि पूरे साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी जो समरी होती है वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें जो बैलेंस शीट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है क्या? एसेट्स एंड लायबिलिटी और कैपिटल को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन को अगर हमें चेक करना है तो हम बैलेंस शीट के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकते हैं। इस बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल वो सर्टेन डेट की रिकॉर्ड की जाती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट शो करता है क्या? पूरे साल भर में, मींस जो भी सर्टेन पीरियड है ड्यूरिंग द 12 मंथ, उसमें बिजनेस ने कौन कौन से ऑपरेशन किए हुए हैं उनकी रिपोर्ट आपको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाती है। अब आते हैं एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें कौन कौन से कंसिस्ट हैं। तो सबसे पहला है हमारा बैलेंस शीट, सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड है नोट्स टू अकाउंट एंड फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्क्लोज करती है। मींस कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो हम उसके इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस करके फाइंड कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है या लॉस में है। नोट्स टू अकाउंट मींस जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, इन ट्रांजैक्शन की जो भी डिटेल होती है वो नोट्स टू अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश का कितना इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं किससे? पास्ट पीरियड से, उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो सब मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाते हैं, मींस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। दे सो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को शो किया जा सकता है। जबकि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है तो हम बैलेंस शीट के थ्रू चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाए जाने चाहिए, इस तरीके से अरेंज किए जाने चाहिए कि कोई भी शेयर होल्डर उसे इजिली क्या कर सके, समझ सके और उस पर अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। अब आते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहला है रिकॉर्डेड फैक्ट्स।
The transaction recorded in financial statement are based on the evidence in the books of account. Means financial statement को बनाते समय जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स बुक, मींस अकाउंट की बुक में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हैं वही ट्रांजेक्शन की वैल्यू फॉरवर्ड की जाती है कहाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यही के लिए एविडेंस बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसेबल, ये सब हमको उन बुक्स के थ्रू ही इनका बैलेंस पता चलता है और इन सब ट्रांजेक्शन का बैलेंस ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, अकाउंटिंग कन्वेंशन। जैसा कि हमको पता है कि जितने भी कन्वेंशन होते हैं उनको फॉलो किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री सिस्टम के बेस्ड पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। तो जिसमें से एक कन्वेंशन है हमारा कन्वर्टिज्म का, जो हमको ये बताता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम कैसे प्रोविजन करें, उनको कैसे मैनेज करें। तो ये सब हमको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इनके लिए प्रोविजन किया जाता है कि फ्यूचर में अनसर्टेन अगर कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस की रिकवरी हम आसानी से कर सकें। अब आते हैं बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन। जो बिजनेस है जब स्टार्ट किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये मानकर किए जाते हैं कि ये जो बिजनेस है वो कई सालों तक काम करेगा और कई सालों तक चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी एजम्पशन को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार किए जाते हैं। अब आते हैं पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट क्या होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय जो पर्सनल इंटरफेरेंस होता है मैनेजमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैनेजमेंट जो है वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की मेथड्स जो हैं, अब चाहे तो वो फिक्स्ड एसेट्स पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर सकता है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, और चाहे तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी यूज कर सकता है। ये पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं? तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, जो असिस्ट करता है अपने यूजर्स को, किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। और सेकंड है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं? सबसे पहला है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस। मींस कि बिजनेस को कहां-कहां से इकोनॉमिक रिसोर्सेस मिलेंगे, अवेलेबल होंगे, ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, मींस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके हम उस बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को देख सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ये हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके देख सकते हैं। टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, मींस कि मैनेजमेंट की जो क्षमता है वो कैसी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मींस कि इफेक्टिवनेस है या अनइफेक्टिवनेस है, ये हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके देख सकते हैं कि वहां का मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, मींस बिजनेस की कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सोसाइटी को अफेक्ट कर रही हैं, ये भी हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उनको भी डिस्क्लोज किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये ध्यान रखना है कि जब कंपनी, हर एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या वन पर्सन कंपनी हो, सबको अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने पड़ते हैं। हर एक वो कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी वो दो स्टेटमेंट तैयार करेगी। फर्स्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड होगा बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को बताएगा, उसके लिए ये स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा। और बैलेंस शीट जो है
वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बनाया जाएगा। तो जब कभी भी ये स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे तो जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा क्या किए जाएंगे, इन स्टेटमेंट को अप्रूव्ड किया जाएगा। कहां पर अप्रूव्ड किया जाएगा? एनुअल जो जर्नल मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, उनमें इन शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव्ड किया जाएगा। और जब भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ दो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी हमें, जिसमें फर्स्ट रिपोर्ट है हमारी डायरेक्टर रिपोर्ट, जो अंडर सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू अटैच इट्स रिपोर्ट टू एनुअल रिपोर्ट। मींस जो भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है उसके साथ डायरेक्टर्स की डायरेक्टर रिपोर्ट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच की जाएगी, जिसमें डायरेक्टर उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी सबमिट करेगा। सेकेंड रिपोर्ट होगी ऑडिटर रिपोर्ट। तो ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिटर जो है जिसने उस कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट किया हुआ है वो अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि उसके द्वारा चेक किया गया या उसके द्वारा ऑडिट किए गए जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं, मींस किसी भी तरीके की कोई गलती उन अकाउंट्स में नहीं है। उसके लिए जो भी ऑडिटर होगा वो अपनी रिपोर्ट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अटैच करेगा। अब आते हैं साइलेंट फीचर ऑफ शेड्यूल 3। साइलेंट फीचर में कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर है कि जो भी स्टेटमेंट बनेगा उसमें दो स्टेटमेंट होंगे, एक होगा बैलेंस शीट और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट शो करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को। ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनेंगे। अब आते हैं इसके बाद कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगे जिसमें बैलेंस शीट तैयार होगा, इनकम स्टेटमेंट तैयार होगा, तो उनमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे उनका डिटेल जो है वो नोट्स टू अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। और कंपनी ये ध्यान रखना है कि शेयर को इशूड करते समय अगर कंपनी ने कोई एक्सपेंसेस किए हैं या डिवेंचर को इशूड करते समय अगर कोई डिस्काउंट दिया है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मींस ये एक तरीके के क्या है, लॉसेस हैं जिनको एक्सक्लूड रखा गया है किसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल एसेट से है रिलेटेड, उनमें इन लॉसेस को इंटेंजिबल एसेट से दूर रखा गया है। कंपनी के लिए एक फायदा यह है कि कंपनी अपने इन लॉसेस को जो शेयर को इशूड करते समय हो या डिवेंचर्स पर डिस्काउंट देते समय हो या शेयर्स या डिवेंचर्स का रिडम्पशन अगर कंपनी प्रीमियम पर कर रही हो, उस समय अगर कंपनी को कोई लॉस हुआ हो तो कंपनी के लिए उन लॉसेस को राइट ऑफ करने का अधिकार है। कोई भी कंपनी इन लॉसेस को 3 से 5 साल के अंदर राइट ऑफ कर सकती है। तो राइट ऑफ करेगी कंपनी तो इनके लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, तो वो अब हम ये देखते हैं कि ऐसा पोर्शन जो कि कंपनी ने इन एक्सपेंसेस का या इन लॉसेस का अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, तो उनको हम कैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस जो बैलेंस शीट है उसमें हम कैसे शो करें, तो कब इनको अदर करंट एसेट्स में लेना है, कब इनको अदर नॉन करंट एसेट्स में लेना है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अनमोर्टाइज पोर्शन मींस कंपनी ने जो भी इन एक्सपेंसेस का वो पोर्शन जो कि कंपनी के द्वारा अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है, वो पोर्शन अगर कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि विद इन द 12 मंथ इनका हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, इनका राइट ऑफ कर देंगे, तो उसको आपको लेना है अदर करंट एसेट्स में। और अगर कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि जो अनमोर्टाइज पोर्शन है इन एक्सपेंसेस का उनको कंपनी आफ्टर 12 मंथ में राइट ऑफ करेगी,
कहने का मतलब 3 से 5 साल के अंदर राइट ऑफ करेगी, तो उसको आपको लेना है अदर नॉन करंट एसेट्स में। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट। हाँ, ये ध्यान रखना है हमको कि जब भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, दो बैलेंस होते हैं। एक होता है डेबिट बैलेंस जो लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है क्रेडिट बैलेंस जो प्रॉफिट को शो करता है। तो जो डेबिट बैलेंस होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, और किस फॉर्म में आएगा, वो निगेटिव फिगर में आएगा। तो डेबिट बैलेंस क्योंकि लॉस है, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस वाले सब हेड में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसका मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, और उसका जो सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव फिगर में लिखेंगे। नेगेटिव फिगर को अंडर ब्रैकेट में लिखा जाता है, कि अगर मान लो आपने ब्रैकेट के अंदर 500 रुपीज लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव फिगर है जो उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को शो करेगा। और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो ओपन ब्रैकेट रिकॉर्ड किया जाएगा, जो एक पॉजिटिव फिगर के रूप में होगा। अब आते हैं, देयर हैज बीन नो चेंज इन फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में के फॉर्मेट में अभी भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसका ट्रीटमेंट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज्ड 3 के अकॉर्डिंग ही करना है। अब आते हैं हम कंपनी की बैलेंस शीट में। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो दो पार्ट में बन रही है, एक है लायबिलिटी पार्ट और दूसरा है एसेट्स पार्ट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो बैलेंस शीट बना करती थी, अब उसको चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 में वर्टिकल फॉर्म में कर दिया गया है। तो वर्टिकल फॉर्म में पहला जो पार्ट होगा वो लायबिलिटी से रिलेटेड होगा, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पोर्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। मींस आप यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है, ये यहां पर पूरी की पूरी कंपनीज की लायबिलिटीज हैं, लेकिन अलग अलग हेड्स में और उनके सब हेड में क्या है, डिवाइड है। लायबिलिटी पार्ट में फर्स्ट है आपका जो लायबिलिटी पार्ट होगा, उसको आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नाम से जानेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट में 4 मेजर हेड होंगे। फर्स्ट मेजर हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड मेजर हेड होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड मेजर हेड होगा नॉन करंट लायबिलिटी, और फोर्थ मेजर हेड होगा करंट लायबिलिटी। केवल मैं यहां पर नाम ही रीड करूंगा, क्योंकि इन सब हेड का डिस्क्रिप्शन आपको आगे मिलेगा, तो वहां पर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे कि किस सब हेड में कौन सी चीज, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। तो केवल अभी हमको नाम बस याद करने हैं, कि सबसे पहले तो मेजर हेड याद करने हैं, और साथ में उनके अंदर कौन कौन से सब हेड आएंगे, केवल ये समझना है हमको। तो फर्स्ट मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें 3 सब हेड होंगे, और फर्स्ट सब हेड है शेयर कैपिटल, सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर सेकंड जो मेजर हेड है, इसके अंतर्गत कोई भी सब हेड नहीं है, और सेकंड जो मेजर हेड है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड जो मेजर हेड है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें 4 सब हेड हैं। 4 सब हेड में पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर फोर्थ जो मेजर हेड है उसमें भी 4 सब हेड मिलेंगे हमको, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड रिसेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड का पोर्शन। इसमें 4 मेजर हेड होंगे और कुछ मेजर हेड के कुछ सब हेड होंगे। अब हम आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में 2 मेजर हेड होंगे। फर्स्ट मेजर हेड होगा आपका नॉन करंट एसेट्स का, और सेकंड मेजर हेड होगा करंट एसेट्स का। तो जो नॉन करंट एसेट्स है, इसके जो सब हेड हैं वो है फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये इसके कितने सब हेड हो गए, 5 सब हेड हो गए, जो है नॉन करंट एसेट्स के। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने सब हेड है, तो आप बताएंगे 5 सब हेड है। लेकिन जो फर्स्ट सब हेड था फिक्स्ड एसेट्स, इसके भी 4 सब हेड हैं। और फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स में जो फर्स्ट सब हेड आएगा वो है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स,
थर्ड है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फोर्थ है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो करंट एसेट्स जो दूसरा आपका मेन हेड है, उसके सब हेड में अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 6 सब हेड मिलेंगे। फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। अब आते हैं इनके डिस्क्रिप्शन पर। ये देखते हैं कि जो हमारा लायबिलिटी का फर्स्ट पार्ट था इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें हमने 4 मेजर हेड देखे थे। फर्स्ट मेजर हेड था आपका शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड था नॉन करंट लायबिलिटीज, फोर्थ था करंट लायबिलिटीज। अब हम स्टार्ट करते हैं शेयर होल्डर्स फंड में। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इसके कौन कौन से सब हेड हैं? तो शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेड होंगे। फर्स्ट होगा शेयर कैपिटल, सेकंड होगा रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड होगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो अब हम वन बाय वन इनका डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं कि शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देन रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व और सरप्लस को इंक्लूड किया जाएगा, देन उसके बाद मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स का मतलब क्या होता है, ये अब हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक इशू किया गया है वो होती है कंपनी की शेयर कैपिटल। अब इसका बैलेंस शीट में डिस्क्रिप्शन कैसे है? तो ये जो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी जो आपका फर्स्ट पार्ट है लायबिलिटी का, उसमें जो फर्स्ट मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें सब हेड कौन सा? शेयर कैपिटल। अब इसके लिए आप देंगे नोट कि इस शेयर कैपिटल में इसका डिस्क्रिप्शन हम नोट में दिखाएंगे, क्योंकि डिटेल हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। डिटेल के लिए हमें पर्टिकुलर अलग से नोट्स मैनेज करना है, नोट्स टू अकाउंट मैनेज करना है। तो अब हम इस शेयर कैपिटल का जो डिस्क्रिप्शन है वो कहां करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में करेंगे। तो अब उस नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं कि कैसे हमको शेयर कैपिटल डिस्क्राइब करनी है। तो आप देखेंगे इसके लिए हमने शेयर कैपिटल के लिए नोट्स बनाया हुआ है, जिसमें हम ऑथराइज शेयर कैपिटल शो करेंगे, इशूड शेयर कैपिटल शो करेंगे एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल शो करेंगे उस कंपनी की। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल चाहे वो इक्विटी शेयर के फॉर्म में हो या प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में हो, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स में रजिस्टर्ड है कंपनी और उसकी फेस वैल्यू क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कैपिटल कैलकुलेट होगी वो होगी उस कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो कि कभी भी बैलेंस शीट में इसका टोटल कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ टोटल करके इसको क्लोज कर दिया जाता है, मींस इसका टोटल कभी भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। देन अब आते हैं हम इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को इशूड किया गया है। अब चाहे वो इक्विटी शेयर इशूड किए गए हो या प्रेफर्ड किए गए हो, उनकी फेस वैल्यू क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपको नोट्स टू अकाउंट में लिखनी है और फिर उसको क्लोज करना है। क्लोज करना है मींस इसका भी बैलेंस बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल का बैलेंस। मींस सब्सक्राइब कैपिटल के जो बैलेंसेस होते हैं, इन बैलेंसेस को ही बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को भी 2 पार्ट में रखा गया है। एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल होगी, जिस पर कि शेयर होल्डर्स के द्वारा फुल अमाउंट पे कर दी गई होगी, इसलिए हम उसको फुल्ली पेड अप कैपिटल बोल रहे हैं। और एक ऐसी कैपिटल होगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कहने का मतलब इसमें शेयर होल्डर से कोई ना कोई ऐसी अमाउंट होगी जो कि कंपनी को नहीं मिली होगी, वही अमाउंट कंपनी के लिए लॉस होती है और उस लॉस को कंपनी कॉल्स इन एरियर्स के नाम से शो करती है। अब जो भी कंपनी ने शेयर इशूड किए हैं, उस कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक के द्वारा क्या कर लिया गया है, खरीद लिया गया है, उसी कैपिटल को बोला जाता है सब्सक्राइब कैपिटल।
अब चाहे पब्लिक ने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं या प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये नॉमिनल वैल्यू पूरी की पूरी मिल जाती है कंपनी को, तो कंपनी इनका टोटल बाहर के कॉलम में रिकॉर्ड करेगी। देन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, इसमें वो कैपिटल रिकॉर्ड की जाएगी जो मांगी तो गई लेकिन शेयर होल्डर्स के द्वारा पे नहीं की गई है। वो कैपिटल माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा फाइनल, वो कंपनी अपनी नोट्स टू अकाउंट में शो करेगी। और सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप दोनों का जो टोटल होगा वो टोटल कहां ट्रांसफर किया जाएगा, वो टोटल ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में। और ये ध्यान रखना है कि कंपनी ने ऐसे शेयर्स जो फोरफीट किए हुए हैं, जिनसे कोई अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है, उन शेयर्स का अमाउंट सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में ऐड करके जो फाइनल टोटल होगा वो टोटल सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का जो भी टोटल होगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। अब बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो दो फिगर होते हैं, एक करंट ईयर का फिगर होता है और एक प्रीवियस ईयर का फिगर होता है। तो जो भी बैलेंसेस मिलेंगे वो आपको करंट ईयर में शो करने हैं। प्रीवियस ईयर का अगर कोई बैलेंस मिलता है तो वो प्रीवियस ईयर में शो होगा। अब ये इस टॉपिक पर आते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी के पास कितने तरीके की कैपिटल होती है, तो सबसे पहली होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जिसको नॉर्मल कैपिटल भी बोलते हैं, जिसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ये रजिस्टर्ड होती है कहां से, ये रजिस्ट्रार ऑफ जो कंपनीज होता है वहां से रजिस्टर्ड होती है ये कैपिटल। इस कैपिटल को कंपनी बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इस कैपिटल में इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर में भी डिवाइड की जा सकती है ये कैपिटल। जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया है कि एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच के हिसाब से रजिस्टर्ड करवाया और उसने अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल बता दी 2 लाख रुपीस की है। तो 20,000 शेयर्स हैं, 10 के हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 लाख रुपीस ये रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल हुई। कहने का मतलब कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं। अब चाहे तो कंपनी ने रजिस्टर्ड अपने आप को 20,000 शेयर से करवाया हुआ है, तो कंपनी चाहे तो ये पूरे शेयर जो है ये मार्केट में इशूड कर सकती है और कंपनी की इच्छा हो तो इससे कम भी शेयर्स मार्केट में इशूड किए जा सकते हैं। जैसे कि देख रहा है कि कंपनी ने 15,000 शेयर क्या किए हैं, इशूड किए हुए हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इशूड शेयर कैपिटल कितनी आ गई, 1,50,000। इशूड शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है, ये होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल का पार्ट। और इसका दूसरा पार्ट होता है अनइशूड शेयर कैपिटल। मींस 20,000 शेयर्स थे, उसमें से 15,000 शेयर्स कंपनी ने इशूड कर दिए हैं। तो 5,000 शेयर्स जो कि आज भी कंपनी के पास हैं, जो अभी तक अनइशूड हैं और उनकी वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू है 10 रुपीज। तो टोटल 50,000 रुपीज की ऐसी कैपिटल है जो कि कंपनी के द्वारा अभी भी अनइशूड है। अब आते हैं इसके बाद इशूड शेयर कैपिटल के भी दो पार्ट होंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वो पार्ट होता है इशूड शेयर कैपिटल का जो पब्लिक के द्वारा खरीद लिया जाता है। जैसे कि देखिए 15,000 शेयर हमने पब्लिक को इशूड किए थे, लेकिन पब्लिक से सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स का मिला है, सिर्फ 12,000 शेयर्स का मिला है, जो बता रहा है कि कंपनी के सिर्फ 12,000 शेयर्स ही मार्केट में सेल हुए हैं। और एक शेयर की वैल्यू क्या रखी है कंपनी ने, 10 रुपीज के हिसाब से कंपनी की कैपिटल होनी चाहिए थी इशूड 1,50,000, लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल में आप देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, वो रीजन है क्योंकि जितने कैपिटल कंपनी ने इशूड किए थे उतने शेयर मार्केट में बिक नहीं पाए हैं। तो अब कंपनी की जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हुई वो 1,20,000 हुई और अनसब्सक्राइब जो शेयर कैपिटल हुई वो कितनी हुई, 15,000 इशूड थे जिसमें से 12,000 शेयर बिके, तो 3,000 शेयर्स नहीं बिक पाए, वो होगी अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और 10 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30,000। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और दूसरा होता है अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जिसको रिजर्व कैपिटल भी बोला जाता है। अब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है कि जैसे कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में बिक चुके हैं, 12,000।
अब कंपनी 10 रुपीस के हिसाब से भी उन शेयर होल्डर से कॉल कर सकती है और कंपनी चाहे तो कुछ कम पैसा भी कॉल कर सकती है। जैसे कि हमने लिया हुआ है कि कंपनी ने इस 10 रुपीस में से केवल 8 रुपीस का ही कॉल किया हुआ है, 2 रुपए रिजर्व करके रख लिए हैं फ्यूचर के लिए कि जब कंपनी के पास कोई अनसर्टेन लॉसेस आएगा या कंपनी का लिक्विडेशन होगा या कंपनी बंद होगी, तो उस समय वो 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से काम आएगा। इसलिए रिजर्व कैपिटल में 12,000 शेयर्स हैं हमारे जो बिके हैं, 2 रुपीस हमने रिजर्व करके रखा हुआ है, तो टोटल जो हमारी रिजर्व कैपिटल हुई वो हुई 24,000 जो हम बाद में अपने शेयर होल्डर से ले सकते हैं। बाकी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितनी हुई 12,000 शेयर और कॉल कितना हुआ 8 रुपीस पर शेयर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 96,000 रुपीस की कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हुई। अब लास्ट पार्ट है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरा होता है अनपेड अप शेयर कैपिटल, जो कि कंपनी के लिए एक लॉस होता है। उस लॉस को कंपनी कॉल्स इन एरियर्स के नाम से भी जानती है। अब आते हैं, देखो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। जैसे कि जो पैसा पब्लिक से हम कॉल करते हैं, तो हमने पब्लिक से कितना कॉल किया कि 96,000 रुपीस लाकर आप हमें पे कर दो, लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे जो कि कंपनी को पैसा देना नहीं चाहते होंगे या उनके साथ कोई मजबूरी आ चुकी होगी कि वो कंपनी को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी ने 96,000 रुपीस का कॉल किया था, जिसमें से 6,000 रुपीस नहीं मिल पा रहा है। कुछ शेयर होल्डर कंपनी को 6,000 रुपीस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी को बाकी शेयर होल्डर से कितना अमाउंट मिला, बाकी शेयर होल्डर से 90,000 रुपीस मिला। तो जो अमाउंट शेयर होल्डर से नहीं मिल पाया है, वही अमाउंट कंपनी के लिए क्या हो गया, अनपेड अप शेयर कैपिटल हो गया, और यही कंपनी के लिए लॉस है, और वो लॉस होता है कॉल्स इन एरियर्स। तो 6,000 रुपीस जो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया था, वही कंपनी के लिए अनपेड अप शेयर कैपिटल बन गई, और अनपेड अप शेयर कैपिटल को ही कॉल्स इन एरियर्स बोला जाता है। अब आते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल का डिस्क्रिप्शन और अच्छे से देख लेते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको शो किया जाता है। ये एक नॉमिनल रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होती है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। द कंपनी नीड नॉट इशू टू एंटायर ऑथोराइज कैपिटल फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट द टाइम। कहने का मतलब कंपनी चाहे तो, अभी जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा था कि कंपनी के पास कितने शेयर्स से रजिस्टर्ड हुई थी 20,000, तो 20,000 पूरे के पूरे शेयर भी इशूड किए जा सकते हैं, और कंपनी चाहे तो उसमें से कम शेयर भी इशूड कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा शेयर इशूड नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही 20,000 शेयर्स के लिए किया गया है। तो कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशूड नहीं कर सकती है, इससे कम कर सकती है या इसके इक्वल कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा शेयर इशूड नहीं कर सकती है। अब नोट ये ध्यान रखना है कि इशूड शेयर जो कैपिटल है वो कभी भी ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी। इशूड शेयर कैपिटल कभी भी ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैन बी सब कैटेगराइज्ड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कहने का मतलब जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कैटेगराइज की जा सकती है, डिवाइड की जा सकती है। इशूड शेयर कैपिटल पर आते हैं। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक को इशूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए हैं, 10 रुपीस का एक है, तो उसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख रुपीस हो गई। पब्लिक को कितने शेयर इशूड किए, 10,000, एट द रेट 10 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख रुपीस आया, और ये 1 लाख रुपीस ही क्या है, इशूड शेयर कैपिटल है। और ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक को इशूड नहीं किया गया है उसे बोला जाता है अनइशूड शेयर कैपिटल। देन इसके बाद आते हैं हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है, इशूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक के द्वारा एक्चुअल में खरीद लिया जाता है, वही
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है। जैसे कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए थे, लेकिन पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मिला है सिर्फ 9,000 शेयर्स का। इसका यह मतलब हुआ कि पब्लिक के द्वारा सिर्फ 9,000 शेयर्स ही खरीदे गए हैं, तो ये हुआ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब आते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को दो पार्ट में शो किया जाता है नोट्स टू अकाउंट में। अब वो दो अलग अलग डिस्क्रिप्शन हमको समझने हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के। पहला है उसका जो पार्ट होगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा पार्ट होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये समझ लेते हैं कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप तो समझ में आ जाता है कि कंपनी ने अगर 10,000 शेयर इशूड किए हैं और 10 रुपीस का एक शेयर है, और अगर ये पूरा का पूरा 10 रुपीस शेयर होल्डर्स के द्वारा पे कर दिया जाता है, तो ये होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। मींस 10,000 शेयर हमने इशूड किए और पब्लिक ने पूरे 10,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन भेज दिया, मींस उनसे सब्सक्रिप्शन मिल गया कंपनी को, और हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने पूरे 10,000 शेयर्स खरीद लिए हैं और उनको कितना पे करना है, एक शेयर पर 10 रुपीस पे करना है, जो कि उनके द्वारा पूरा का पूरा पे कर दिया गया है। तो जो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मींस 1 लाख रुपीस, ये होगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब आते हैं दूसरा कि सब्सक्राइब तो है, खरीदे तो हैं पब्लिक ने, लेकिन बट नॉट फुल्ली पेड अप, मींस कि या तो वो कंपनी ने उनसे उतना पैसा मांगा नहीं, या तो शेयर होल्डर्स ने वो पैसा पे किया नहीं। तो इसमें दो कंडीशन बनती है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में दो कंडीशन कौन कौन सी बन सकती हैं। पहली कि कंपनी ने कॉल्ड तो किया पूरा पूरा का पूरा वैल्यू, मतलब वो 10 रुपए पूरा का पूरा कॉल किया कंपनी ने एक शेयर पर, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जो कंपनी को अमाउंट पे नहीं कर पाए, मींस कंपनी के लिए एक लॉस हो गया, और उस लॉस को बोला जाता है कॉल इन एरियर्स। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में दिख रहा है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए हैं, 10 रुपीस का कॉल किया है कंपनी ने, लेकिन कंपनी को यहां पर बताया गया है कि 500 शेयर्स पर 4 रुपीस पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है। कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए हैं, 10 रुपीस के हिसाब से कंपनी की कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख रुपीस, जो अगर मिल जाती तो ये पूरा का पूरा फुल्ली पेड अप हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, अब ये समझते हैं कि इसको हम कैसे नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्राइब करेंगे। तो आप ध्यान से देखना कि 500 शेयर्स जिनके पास हैं, उन्होंने कंपनी को 4 रुपीस पर शेयर के हिसाब से पेमेंट नहीं किया है। 10,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स पर ही कॉल्स इन एरियर आ रहा है, जो अमाउंट कंपनी को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम इन 500 शेयर्स को छोड़ दें, तो बाकी बचे कितने शेयर जिन पर पूरा 10 रुपीस मिल चुका है, वो बचे 9,500 शेयर पर तो पूरा 10 मिल चुका है। तो 9,500 जो शेयर्स बचे हुए हैं, उन पर 10 रुपीस पूरा का पूरा मिल गया है। तो अगर हम 9,500 का 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू आती है 95,000 रुपीस। तो इस कैपिटल को बोला जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। 95,000 रुपीस की जो कैपिटल आ रही है वो होगी फुल्ली पेड अप कैपिटल, क्योंकि इस पर पूरा 10 रुपीस मिल चुका है। लेकिन 500 शेयर्स पर हमने कॉल कितना किया था, 10 रुपीस, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी वैल्यू होती है कितनी, 5,000 रुपीस। तो 5,000 रुपीस की जो कैपिटल है ये हुई सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसमें नॉट फुल्ली पेड अप का कौन सा पार्ट, 10 रुपए में से 4 रुपए ही बस नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना है, तो 6 रुपए तो मिल गए होंगे। तो अब ये देखते हैं कि इसको समझते हैं। यहां पर नोट्स टू अकाउंट में हम इसका डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं कि सब्सक्राइब कैपिटल को दो पार्ट में अलग अलग कंपनी कैसे शो करेगी, कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में मतलब 9,500 शेयर्स पर तो पूरा का पूरा 10 रुपीस मिल गया है, तो ये आ गई 95,000।
लेकिन 500 शेयर पर हमने कॉल कितना किया था, 5 के हिसाब से उनसे कितना पैसा लेना था, 5000 रुपीज। लेकिन 500 शेयर पर 4 रुपीज पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है, मतलब कंपनी को 2000 रुपीज नहीं मिला। तो 5000 रुपीज का कॉल किया था, 2000 रुपीज नहीं मिले हैं, तो जो 3000 रुपीज मिला है ये हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब पूरा पैसा नहीं मिला, 3000 रुपए मिला। तो ये 95,000 तो फुल्ली पेड अप है, लेकिन 3000 रुपीज नॉट फुल्ली पेड अप है। तो टोटल जो बना इस कैपिटल का वो 98,000 रुपीज ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। और दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल के साथ, वो सिचुएशन ये आ सकती है कि कंपनी ने ही कॉल नहीं किया। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए, 10 रुपीज के हिसाब से इनकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज का कॉल होना चाहिए था यहां पर, लेकिन कंपनी है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपीज अभी तक कॉल नहीं कर रही है। एट टू बी मेक कहने का मतलब ये बाद में मांगेगी, कंपनी ये पैसा रिजर्व करके रखना चाहती है। तो कंपनी 6 रुपए तो अभी कॉल कर रही है, लेकिन 4 रुपीज तो अभी कॉल नहीं कर रही है। तो 4 रुपीज जो है वो फ्यूचर में कॉल करेगी। तो 4 रुपीज क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल होगी बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल होगी। मतलब उस के कारण सब्सक्राइब कैपिटल तो हुई, लेकिन कौन सी कैपिटल हो गई, बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल हुई। अब देखिए 10 रुपए का कॉल था, जिसमें से 4 रुपए जो है वो कंपनी फ्यूचर में मांगेगी। तो आज कितना कॉल कर रही है, 6 रुपीज। तो 10,000 शेयर पर कॉल्ड अप जो हुआ वो 60,000 रुपीज हुआ। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितनी शो की जाएगी बैलेंस शीट में, 60,000। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल, और इसी को बोला जाता है शेयर कैपिटल पेड अप। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो एक्चुअल में कंपनी को रिसीव हो चुका होता है अपने शेयर होल्डर से, इसलिए इसको पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं कि जो अमाउंट शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी को एक्चुअल में पे कर दी गई है वही अमाउंट पेड अप शेयर कैपिटल होती है। कॉल्ड अप वर्सेस पेड अप, कॉल्ड अप का मतलब जितनी अमाउंट कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल करती है। जैसे 10,000 शेयर पर 10 रुपीज का अगर एक शेयर है और कंपनी ने अभी कॉल किया है 7 रुपीज, और 3 रुपीज जो है वो कंपनी अभी कॉल नहीं कर रही है, मतलब इसको रिजर्व करके रखा हुआ है कंपनी ने। तो कंपनी की जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होगी 10,000 में 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद 70,000 रुपीज की जो कैपिटल होगी वो होगी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें कि कंपनी ने कितना कॉल किया है, कंपनी ने एक शेयर पर कॉल किया है 7 रुपीज, लेकिन आप यहां देख रहे हो कि 7 रुपीज में से 4 रुपीज जो है वो कंपनी को क्या हो चुका है, मिल चुका है अपने शेयर होल्डर से। तो बाकी जो 3 रुपीज बच रहा है वो कौन सी कैपिटल है, वो अनपेड अप शेयर कैपिटल है। लेकिन जो 4 रुपीज मिल चुका है उस 7 रुपीज में से जो कंपनी ने कॉल किया था, तो इस 4 रुपीज को बोला जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल, जो कि पेड कर दिया गया है शेयर होल्डर्स के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से अपनी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मांगती है और शेयर होल्डर्स उन इंस्टॉलमेंट में से कोई ना कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट का पैसा पे नहीं कर पाता है, तो जो अमाउंट कंपनी को नहीं मिल पाती है तो उसी अमाउंट को कॉल्स इन एरियर्स बोला जाता है। कहने का मतलब कंपनी के द्वारा अगर 10,000 रुपीज मांगा गया है जिसमें से 2,000 रुपए कंपनी को नहीं मिले हैं, तो 2,000 रुपए जो नहीं मिला है वही अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स की होगी। अब आते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग क्या होता है कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से जो अमाउंट मांगती है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उस अमाउंट को एडवांस में पे कर देते हैं। तो जब कंपनी को वो अमाउंट जो कि कुछ समय के बाद मिलनी थी वो टाइम के क्या हो जाता है, पहले मिल जाती है, तो उसी अमाउंट को क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है।
कॉल्स एंड एडवांस का डिटेल, कॉल्स एंड एरियर्स का डिटेल आपको मेरे शेयर कैपिटल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप वहां देख सकते हैं इनका डिटेल। इस चैप्टर में केवल इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि क्या होता है कॉल्स एंड एरियर्स एंड क्या होता है कॉल्स एंड एडवांस। इनका ज्यादा डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में नहीं है। कॉल्स एंड एडवांस को हम कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे? कॉल्स एंड एरियर्स तो समझ में आता है कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है। जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल है, उस कैपिटल में से इसको माइनस कर दिया जाता है। और कॉल्स एंड एडवांस को बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा? तो कॉल्स एंड एडवांस को करंट लायबिलिटी और उसका जो सब हेड है अदर करंट लायबिलिटीज वाले हेड में आपको इसको शो करना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट, मतलब आपको ना कुछ इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट्स में ही लिखनी है। किसकी? शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल की कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की जाती है, जो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। उस इंफॉर्मेशन को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने ऐसे शेयर इशूड किए हैं जो अदर देन कैश है, या अपने प्रोमोटर्स को शेयर इशूड किए हैं, या बोनस शेयर इशूड किए हैं, तो इनका डिस्क्रिप्शन जो है कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करेगी। इनका डिस्क्रिप्शन नोट्स टू अकाउंट में शो किया जाएगा। कॉल्स एंड एरियर्स को सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में से क्या करना है? माइनस कर देना है। और फोरफिटेड शेयर अकाउंट मींस ऐसे शेयर्स जिनका अमाउंट कंपनी ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, जो फोरफिट कर लिए गए हैं, उन शेयर्स की अमाउंट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में ले जाकर इसको भी क्या करना है? आपको प्लस कर देना है। अब आते हैं इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। देखो, हमारा फर्स्ट मेजर हेड था शेयर होल्डर्स फंड, उसमें फर्स्ट सब हेड था शेयर कैपिटल, जिसका हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया है। अब दूसरे सब हेड पर आते हैं और दूसरा सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाने वाला रिजर्व है। फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से या फ्यूचर में जो कंटिजेंसी लाइबिलिटीज आती हैं उनको मैनेज करने के लिए रिजर्व कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर इन रिजर्व को क्या करती है? क्रिएट करती है। जिनमें से कुछ रिजर्व हैं जो रिजर्व और सरप्लस वाले हेड में ही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कैपिटल रिजर्व आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। ये भी रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में ही इसको लिखा जाएगा। सरप्लस आएगा अगर कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो भी आपको इसी वाले हेड में ही लिखना है। अगर लॉस होगा तो वो नेगेटिव फिगर में लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट है तो वो पॉजिटिव फिगर में आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा एंड अदर रिजर्व आएंगे। तो इतने तरीके की जो रिजर्व हैं वो सबके सब रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही चीज मैंने अभी बताया कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो नेगेटिव फिगर में होगा, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में ओपन ब्रैकेट होगा, मींस पॉजिटिव फिगर में होगा। अब आते हैं प्रोपोज डिविडेंड पर, जो कि नया अपडेट है। पहले तो प्रोपोज डिविडेंड की मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे हम आगे। प्रोपोज डिविडेंड ऐसा डिविडेंड होता है जो डिक्लेयर तो हो चुका है, लेकिन अभी तक कंपनी के द्वारा इसका पेमेंट नहीं किया गया है। उस डिविडेंड को बोला जाता है प्रोपोज डिविडेंड। जो कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया है कि इसका पेमेंट करना है, लेकिन इसका पेमेंट अभी नहीं होगा, इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर किया जाएगा। अब जो अमेंडमेंट किया है 6 अप्रैल 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, उसमें नए रूल्स को इंप्लीमेंट किया गया है। और नया रूल्स जो है प्रोपोज डिविडेंड के लिए वो क्या है, अब उसको अपने यहां पर समझते हैं। सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में प्रोपोज डिविडेंड की दो अमाउंट मिलती है, एक गिवन है प्रीवियस ईयर की
और एक गिवन है करंट ईयर की। हमने यहाँ 19 वाला जो ईयर लिया हुआ है ये प्रीवियस ईयर लिया हुआ है, और 20 का जो ईयर लिया हुआ है वो करंट ईयर लिया हुआ है। तो एज पर न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है अपनी बैलेंस शीट में, तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड है उसका पेमेंट आपको 2020 वाले ईयर में करना है। मींस ये हमारा ईयर कौन सा है, ये हमारा ईयर है, अगर 19 में क्लोज हो रहा है तो इसकी स्टार्टिंग हुई होगी 18 में। तो 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, जो कि हमने प्रीवियस ईयर लिया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में ये क्या हो चुका होगा, डिक्लेयर हो चुका होगा। तो अगर ये 18 और 19 में 25,000 रुपीस क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, तो इसका पेमेंट आपको करंट ईयर में करना है। तो करंट ईयर में इसका पेमेंट किया जाएगा। और अब जो करंट ईयर में डिक्लेयर होगा, मींस 19 और 20 वाले ईयर में जो भी प्रोपोज डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा उसका पेमेंट होगा 20 और 21 वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर। अब देखते हैं कि इनको कैसे हमें शो करना है। तो विल बी शोन इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाकर क्या करना है, शो करना है। देन जो करंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड है वो कहां शो होगा, विल बी शोन कंटिंजेंट लायबिलिटीज इन द नोट्स टू अकाउंट। इसको पहले क्या होता था कि इसको करंट लायबिलिटी माना जाता था और शो किया जाता था शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, लेकिन अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब इसको बैलेंस शीट में नहीं शो करना है, इसको अब एक कंटिंजेंट लायबिलिटीज मानकर नोट्स टू अकाउंट में ही शो करना है आपको। अब डिविडेंड प्रोपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। ऐसा डिविडेंड जो कि प्रोपोज्ड हो चुका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और अप्रूव्ड हो चुका है शेयर होल्डर्स के द्वारा एजीएम में, मींस एनुअल जो जनरल मीटिंग है उसमें शेयर होल्डर्स ने उस प्रोपोज्ड डिविडेंड को अप्रूव्ड कर दिया है, विच इज हेल्ड आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में अप्रूव्ड हुआ है। सो प्रोपोज्ड डिविडेंड इज नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर करंट लायबिलिटी अंडर सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कहने का मतलब ये वाला, क्योंकि अभी प्रोपोज्ड है, इस साल क्या हुआ है, ये डिक्लेयर हुआ है शेयर होल्डर्स के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये प्रोपोज्ड किया गया है, और इसका पेमेंट कंपनी कब करेगी, नेक्स्ट ईयर करेगी। नेक्स्ट ईयर मींस 2020 और 21 में करेगी। तो अब इसको आपको कहां रिकॉर्ड करना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानकर नोट्स टू अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे आप इसको। पहले क्या होता था, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था, पहले इसको करंट लायबिलिटीज और उसका सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इसको रिकॉर्ड किया जाता था। अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसको आपको नोट्स टू अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना है। अब बैलेंस शीट में प्रोपोज डिविडेंड का कोई भी अमाउंट अब नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा एज पर चेंज। अब जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वही चीज यहां पर भी है जो मैंने आपको समझाई है। करंट ईयर प्रोपोज डिविडेंड विल बी सोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी इन द नोट्स टू अकाउंट। करंट ईयर का मींस ये वाला जो प्रोपोज डिविडेंड है ये कहां शो किया जाएगा, ये शो किया जाएगा एक कंटिंजेंट लायबिलिटी मानकर नोट्स टू अकाउंट में शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा। और प्रीवियस ईयर का जो है ये 25,000 जो प्रीवियस ईयर का है ये विल बी सोन एज एन एप्रोप्रिएशन फ्रॉम सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मींस जो ये वाला पोर्शन है जो कि लास्ट ईयर डिक्लेयर हुआ था, इस साल इसका पेमेंट होगा तो ये हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में इस 25,000 को क्या करना है, प्लस करना है। अब हम आते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये शेयर होल्डर्स फंड का थर्ड सब हेड है और इसमें हमें कौन सी मनी रिकॉर्ड करनी है, जो कि कंपनी ने अपने शेयर वारंटर से क्या ले ली है, एडवांस में ले ली है, लेकिन अभी तक उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए गए हैं। तो ऐसी मनी को
रिकॉर्ड किया जाएगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट वाले सब हेड में। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे एक्स लिमिटेड ने एडवांस अमाउंट ले लिया है अपने शेयर वारंटर से। कब अमाउंट लिया है? 1 मार्च 2020 को, और अभी तक है ना उसने कोई भी शेयर इशूड नहीं किए हैं कंपनी ने। तो ये जो 2 लाख रुपीस है, ये कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? ये 2 लाख रुपीस रिकॉर्ड किया जाएगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। चलिए अब आते हैं सेकंड मेजर हेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी का, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी मीन जब कंपनी अपने शेयर इशूड करती है तो एप्लीकेशन मनी क्या करती है, कंपनी एडवांस में ले लेती है। और वो पेंडिंग है अलॉटमेंट का मतलब कि कंपनी की बैलेंस शीट की डेट आ चुकी है और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अभी तक शेयर अलॉटमेंट नहीं किए हैं। तो जो कंपनी एडवांस में एप्लीकेशन मनी लेकर उसने रखी हुई है, तो और अगर कंपनी बैलेंस शीट की डेट आ चुकी है और बैलेंस शीट बनाना है लेकिन अभी शेयर अलॉटमेंट करने में टाइम है, तो इस मनी को कंपनी इस वाले हेड में रखती है। अब फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, इसमें जो कंडीशन है पहली कि व्हेन सच एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेबल, कहने का मतलब जो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आई हुई है, कंपनी उसको वापस नहीं करना चाहती है। एग्जांपल देखते हैं, एक्स कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स, कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए हैं और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपीस है, फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है। हम ये मान लेते हैं कि एप्लीकेशन आई कंपनी के पास 1 मार्च 2020 को, ये एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी को 10,000 शेयर्स की, और ये एप्लीकेशन फीस है हमने ली है 3 रुपीस पर शेयर। तो कंपनी को 30,000 रुपीस मिल गया है। अब ये अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, अब कंपनी को क्या करना है, 10,000 शेयर्स का अलॉटमेंट भी करना है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 10,000 शेयर क्या करे, अलॉट करे। लेकिन अलॉटमेंट होगा कब? 1 अप्रैल 2020 को, जो कि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। और कंपनी को ये 30,000 रुपीस मिल चुके हैं। अब 30,000 रुपीस को कंपनी कहां शो करेगी, क्योंकि इस बीच में आप देखते हैं 1 मार्च 2020 को कंपनी ने शेयर इशूड किए थे और कंपनी को एप्लीकेशन के थ्रू 30,000 रुपीस मिल चुका है, और 31 मार्च डेट होता है फाइनेंशियल अकाउंट को क्लोज करने की। उस डेट को कंपनी को बैलेंस शीट बनाना है। 31 मार्च को कंपनी को क्या करना है, बैलेंस शीट तैयार करना है। और अलॉटमेंट कब होगा उन शेयर्स का? वो होगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का 1 अप्रैल को, और 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाना है। तो ये जो अमाउंट है 30,000 रुपीस, ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में तो शो नहीं कर सकती है। तो इस अमाउंट को कंपनी कहां शो करती है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। अब इसकी दूसरी कंडीशन पर आते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि अभी तो कंपनी ने क्या किया कि 10,000 शेयर इशूड किए और फुल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 10,000 शेयर्स। हमने ये एज्यूम कर लिया था कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए हैं और 10,000 शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब भी हो गए। तो ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन थी, ना ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन थी। लेकिन अगर कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आ जाए या अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आ जाए, तो उस कंडीशन में कंपनी को क्या करना पड़ेगा उस अमाउंट का? तो अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि व्हेन सच एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेबल, मींस अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है या अंडर सब्सक्रिप्शन आ चुका है, और अंडर सब्सक्रिप्शन में भी कंपनी को 90% से कम सब्सक्रिप्शन अगर मिला है, तो भी सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वो एक्सेस मनी क्या करनी पड़ेगी, जो भी एक्सेस मनी है या जो अंडर सब्सक्रिप्शन में मिली अमाउंट है, वो कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी क्या करने वाली है वो देखते हैं। अब आप देखिए, एप्लीकेशन कंपनी को मिली है 1 मार्च को और 31 मार्च को फाइनेंशियल अकाउंट बनाना है। एप्लीकेशन मिली है लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि हम आपको शेयर कब अलॉट करेंगे, 1 अप्रैल को करेंगे, मींस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे करेंगे।
और 31 मार्च को हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो उस बैलेंस शीट में ना इस 36,000 रुपीज को कंपनी कैसे शो करेगी? तो 6,000 रुपीज जो रिफंड कर दिए हैं, कंपनी बोल रही है कि जो एक्सेस मनी आ रही है, क्योंकि हम 10,000 शेयर इशूड कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स के लिए दे रही है? 12,000 शेयर्स के लिए, और हमारी एप्लीकेशन फीस हमने रखी हुई है 3 रुपीज। तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 रुपीज की हमारी कैपिटल हो रही है, और 30,000 रुपीज हमें मिलना चाहिए, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन आ गई है 12,000। तो हमको मिल कितना गया है? 36,000 रुपीज। तो हम जो 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, उसको हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया है कि हम ये एक्सेस अमाउंट जो है वो रिफंड करेंगे। तो अब अगर कंपनी ये एक्सेस अमाउंट रिफंड करती है, तो इस अमाउंट को कंपनी कहां शो करेगी? जब तक कि वो रिफंड नहीं कर देती, तब तक इस अमाउंट को कहां रिकॉर्ड करेगी? और ये ध्यान रखना है कि 30,000 रुपीज जो मिल गया है, जिन पर शेयर अलॉट होंगे, उस अमाउंट को शो किया जाएगा कहां पर? उस अमाउंट को शो किया जाएगा इस वाले हेड में, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। क्यों? क्योंकि उनको तो शेयर मिलेंगे, लेकिन जो अमाउंट एक्सेस आई है, जो एक्सेस शेयर होल्डर्स होंगे, जिन्होंने कुछ शेयर्स मांगे होंगे, कंपनी ने उनको एक भी शेयर्स नहीं दिए होंगे, तो इनका अमाउंट कहां शो करेगी कंपनी? तो इनका अमाउंट शो करेगी कंपनी कहां पर? In both cases, amount is shown under major head current liability and subhead other current liability in equity and liability part of balance sheet। कहने का मतलब बहुत ध्यान से समझना है, तभी ये पॉइंट समझ में आएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा क्रिटिकल है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए हैं, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन 12,000 शेयर्स का आया है, मींस 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन फीस कंपनी के पास ज्यादा आई है। और अगर हम 10,000 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30,000 रुपीज अमाउंट होता है। इतना ही अमाउंट यहाँ पर कंपनी को अपने शेयर होल्डर से मिलना चाहिए, जो 30,000 रुपीज होता। तो ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स के लिए आ चुकी है। तो 12,000 इंटू 3 के हिसाब से एप्लीकेशन फीस मिली होगी कंपनी को 36,000 रुपीज, जिसमें से कंपनी ना 6,000 रुपीज क्या कर रही है? कंपनी बोल रही है कि हम ये पैसा रिफंड कर देंगे। रिफंड कर देंगे मींस ये जो 6,000 रुपीज है, ये कंपनी है ना वापस करने के मूड में है। तो ये जो 6,000 रुपीज कंपनी कहां शो करेगी? ये करेगी करंट लायबिलिटी में, और अदर करंट लायबिलिटी वाले हेड में शो करेगी 6,000 रुपीज को। बाकी अगर हम 36,000 में से 6,000 वापस कर देते हैं, लेकिन जो 30,000 कंपनी के पास है, जिनको अभी तक शेयर अलॉट नहीं किए गए हैं, वो 30,000 रुपीज कहां शो किया जाएगा? वो शो किया जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब आते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन जनरली 90% के लिए होना चाहिए, कम से कम कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। जैसा कि इस इलस्ट्रेशन में आप देख रहे हो कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशूड किए हैं, और 10 रुपीज के हिसाब से उनकी वैल्यू हुई 1 लाख रुपीज। लेकिन कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में बिके हैं? 8,000 शेयर। जबकि अगर हम 10,000 का 90% निकालें तो 9,000 शेयर्स के लिए तो सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी को कितने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है? सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए, जो कि 90% से कम है। तो अब कंपनी के पास 8,000 इंटू 10 के हिसाब से, अगर कंपनी ने लमसम अमाउंट ले लिया है, कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, तो 10 के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,000 इंटू 10 मीन्स 80,000 रुपीज कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी उस पर तो शेयर अलॉट कर नहीं सकती है, क्योंकि 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिला है। और 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिलता है तो जितने भी सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो अमाउंट कंपनी रिफंड करती है, और रिफंड करेगी तो तब तक, जब तक कि कंपनी रिफंड नहीं कर देती है, तब तक उसको करंट लायबिलिटी के सब हेड, अदर करंट लायबिलिटी वाले हेड में इसको रखना है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, जो मेजर हेड है आपका 3rd नंबर का है, वो है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज को समझने के पहले हम समझ लेते हैं कि करंट लायबिलिटी क्या होती है।
क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी को नेगेटिव मैनर में समझाया गया है, तो उससे अच्छा है कि पहले हम क्या कर लें, करंट लायबिलिटीज की मीनिंग को समझ लें। अगर करंट लायबिलिटी की मीनिंग हमको समझ में आ गई तो ये उसके जस्ट अपोजिट जो मीनिंग होती है वो होती है नॉन करंट लायबिलिटी की। तो करंट लायबिलिटी की मीनिंग को समझने के लिए हमको कुछ कंडीशन को समझना है जो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है, जिसमें करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन समझाई गई है। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन पर, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कहने का मतलब कि कंपनी की जो भी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, उस ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड में अगर कंपनी ने उस लायबिलिटीज का सेटलमेंट कर दिया है तो वो जो लायबिलिटी होगी वो करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में मानी जाएगी। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ये फ्यू डेज में भी हो सकता है, फ्यू ईयर्स में भी हो सकता है, या जनरली 12 मंथ के ड्यूरेशन में भी इसको काउंट किया जाता है। अब आते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्या लिया है, एग्जांपल लिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मींस कि जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है किसमें, फिनिश गुड्स में, और फिर उसको सेल करती है और फिर कन्वर्ट करती है क्या, कैश और कैश इक्विवेलेंट में पैसा, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कैश या बैंक के थ्रू कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है और रॉ मटेरियल को परचेज करने में उसको 1 महीना लग चुका है, तो ये 1 मंथ भी ना क्या होगा, ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट होगा। फिर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, फिनिश गुड्स में, और उसमें भी अगर मान लीजिए 1.5 महीना लग चुका है तो ये 1.5 मंथ भी ऑपरेटिंग साइकिल का ही पार्ट होगा। फिर इस फिनिश गुड्स को हम इन्वेंटरी के फॉर्म में रख के क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को सेल करेंगे। तो अगर मान लो इस फिनिश गुड्स को सेल करने में 1 मंथ लग गया है तो ये भी ऑपरेटिंग साइकिल का ही पार्ट होगा। अब जब ये ट्रेड रिसीवेबल को हमने क्या बोला, उधार सेल किया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट करना है, ट्रेड रिसीवेबल बोल रहे हैं कि 2 मंथ के बाद हम आपका पैसा देंगे और 2 महीने के बाद अगर हमको ये कैश मिल जाएगा, तो ये 2 मंथ की भी जो टाइमिंग है, 2 मंथ की भी जो टाइमिंग है वो भी ऑपरेटिंग साइकिल का ही पार्ट होगा। तो अगर हम ये देखें कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स और उसको फिर से कैश में कन्वर्ट करने का जो भी टाइम पीरियड हुआ, ये हुआ टोटल 5.5 मंथ। मींस हमको रॉ मटेरियल में 1 मंथ लगा, फिनिश गुड्स में तैयार करने में 1.5 मंथ लगा, इन्वेंटरी में 1 महीने तक हमारे पास गुड्स पड़ा रहा और 2 महीने तक ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट करने में लग चुका है। तो टोटल हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है, जो कैश था वो अगेन कैश में कन्वर्ट कितने महीने में हुआ है, वो 5.5 मंथ में हुआ है। इसी को ही ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है कि ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कहने का मतलब यह है कि अगर जो हम डेट है हमारी बैलेंस शीट की 31 मार्च है, हमारी बैलेंस शीट की डेट क्या है, 31 मार्च है, और 31 मार्च को के पहले अगर हम इस लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं विद इन द 12 मंथ, अगर हम किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट विद इन द 12 मंथ या डेट ऑफ बैलेंस शीट के पहले पहले अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी मानी जाती है। अब आते हैं, दिस कंडीशन हैज फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन। देखिए क्या होता है कि व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल जो है कई बार 12 महीने से ज्यादा की हो जाती है। कहने का मतलब जैसे हमने ले लिया 14 मंथ की ऑपरेटिंग साइकिल क्या थी, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, फिर इन्वेंटरी में वो गुड्स पड़ा था, देन ट्रेड रिसीवेबल को से पैसा कलेक्ट करने में टोटल हमें कितना महीना लग गया, 14 मंथ लग गया, जो कि 12 महीने से ज्यादा है। अगर हम अपनी ऑपरेटिंग साइकिल जो कि हमारी 14 मंथ है, अगर हम इस 14 मंथ के ड्यूरेशन में अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो ऐसी लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज ही माना जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या आ सकती है कि कई बार ऑपरेटिंग साइकिल है ना 12 मंथ से कम होता है, तो भी ये करंट लायबिलिटी की ही डेफिनेशन में मानी जाएगी। कहने का मतलब अगर ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो हमारा 7 मंथ है और जो कि हमारा विद इन द 12 मंथ से कम है,
तो अगर हम किसी लाइबिलिटी का पेमेंट है ना 7 मंथ के अंदर कर रहे हैं तो भी ऐसी लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी माना जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। कई लाइबिलिटी ऐसी होती हैं जो कि ट्रेडेड मींस ट्रेड करने के पर्पस से, जो कि ट्रेड करने के पर्पस से क्या की जाती है, खरीदी और बेची जाती हैं। तो ऐसी लाइबिलिटीज को भी करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है जिसके पास 40,000 डिवेंचर्स हैं, 40,000 डिवेंचर्स में से उसने 5,000 डिवेंचर्स का क्या किया है, ट्रेड किया हुआ है, और एक डिवेंचर्स की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज है। तो 5,000 इंटू 100 इक्वल टू 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज की जो लाइबिलिटी है, ऐसी लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी ही माना जाएगा। और 40,000 डिवेंचर है इंटू 100 के हिसाब से अगर इनकी वैल्यू देखी जाए तो ये 40 लाख होता है। 40 लाख में से कंपनी ने 5 लाख रुपीस की लाइबिलिटीज को ट्रेड लाइबिलिटीज बनाया हुआ है, तो 5 लाख रुपीस तो करंट लाइबिलिटी हो जाएगा, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 35 लाख रुपीस की लाइबिलिटी है वो नॉन करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन में आएगी। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि द कंपनी डज नॉट हैव एनी अनकंडीशनल राइट टू डिफर इट्स सेटलमेंट फॉर एट लीस्ट 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कहने का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट कंपनी को 12 महीने के अंदर करना था, कंपनी उसको पोस्टपोन करना चाहती है आफ्टर 12 मंथ, तो कंपनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। कंपनी को उस लाइबिलिटी का पेमेंट विद इन द 12 मंथ करना पड़ेगा। कंपनी ने 4,000 डिवेंचर जिन पर 12% इंटरेस्ट पे करना है, इनका रिडम्पशन करने की डेट दी हुई है 1 अगस्त 2019 को। इनका रिडम्पशन कब होने वाला है, 1 अगस्त 2019 को होने वाला है। और बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2019 को बनाने वाली है कंपनी। तो उस बैलेंस शीट में ना इस लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी की तरह ही शो किया जाएगा। कंपनी कभी भी इस लाइबिलिटी को पोस्टपोन नहीं कर सकती है, उनको इसका रिडम्पशन जो है वो 1 अगस्त 2019 को ही करना पड़ेगा। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज करिए कि कौन सी लाइबिलिटी है जिसको हम करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन में लें, किसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन में लें। तो ये चलता है ऑपरेटिंग साइकिल, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का टाइमिंग है वो होता है 12 मंथ। तो अगर जैसे कि ट्रेड पेबल, हमने ये 5 कंडीशन ली हुई है कि ट्रेड पेबल मींस जिन्हें कंपनी को पे करना है। कंपनी बता रही है कि कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, 7 मंथ की है। 7 महीने में कैश कन्वर्ट होके कैश में बदल जाता है। और लायबिलिटी का जो पेमेंट टाइम पीरियड दिया हुआ है 6 महीना, तो ये तो ऑपरेटिंग साइकिल से कम है। मतलब कंपनी को जो लायबिलिटी पे करनी है ट्रेड पेबल, वो 6 महीने में पे कर दे रही है, और कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, 7 मंथ है। तो ये विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन द 12 मंथ है। तो ऐसी सब लायबिलिटी जो कि विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल होती है, या विद इन द फाइनेंशियल ईयर, या विद इन द बैलेंस शीट होती है, तो ऐसी सब लायबिलिटी करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में आती है। अब सेकंड कंडीशन में ट्रेड पेबल, अब कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ, मतलब कैश कन्वर्ट होके अगेन कैश में आ जाएगा 10 महीने में, और कंपनी लायबिलिटी पे करेगी 12 महीने। तो कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ, और कंपनी जो लायबिलिटी का पेमेंट करने वाली है वो है उसका ड्यूरेशन 12 महीने। तो ये भी क्या है, विद इन द 12 मंथ है, चाहे वो ऑपरेटिंग साइकिल से ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन विद इन द 12 मंथ तो है ना। तो इसलिए इसको भी किस कैटेगरी में रखा जाएगा, करंट लायबिलिटी में। अब थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, तो थर्ड कंडीशन में ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, 11 मंथ का है, और कंपनी लायबिलिटी का पेमेंट करेगी कब, 16 मंथ में, जो कि क्या है, आफ्टर है ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड क्या है, 11 मंथ है, उससे भी ज्यादा दिख रहा है ये टाइम पीरियड। और हमारा जो बैलेंस शीट का जो टाइम पीरियड है जनरली 12 मंथ का होता है, उससे भी ज्यादा ये टाइम पीरियड दिख रहा है। तो इसलिए ऐसी लायबिलिटी को जो कि आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल या आफ्टर डेट ऑफ बैलेंस शीट पे की जाती है, तो ऐसी पूरी लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में रखा जाता है। ट्रेड पेबल्स
अब कंपनी का ट्रेड पेबल है 16 मंथ, मींस कैश को कन्वर्ट करने में 16 मंथ लग जाता है कैश में। और कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, 16 मंथ है, और उस लायबिलिटी का पेमेंट करना है 14 मंथ में। तो ये विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है, इसलिए विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है, लेकिन बट आफ्टर द 12 मंथ है, तो भी ये करंट लायबिलिटी में ही इसको लिया जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है। और एक लास्ट कंडीशन है हमारी कि 19 मंथ की ऑपरेटिंग साइकिल है और 22 मंथ का पेमेंट पीरियड है। 19 मंथ से भी ये ड्यूरेशन ज्यादा हुआ, और इसके बाद ये आफ्टर 12 मंथ से भी ज्यादा हुआ, तो इसलिए इस लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में रखा जाएगा। अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी जो है, ये आपका थर्ड मेजर हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी का। इसमें 4 सब हेड होंगे। पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब जब कंपनी पैसा उधार लेती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से, तो जो पैसा उधार लेती हैं, चाहे वो बैंक लोन के थ्रू हो या डिवेंचर्स के फॉर्म में हो, तो ऐसी लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें आते हैं डिवेंचर्स आते हैं, टर्म लोन्स आते हैं, बैंक से लिया गया हो या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए हो, इसमें बॉन्ड्स आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट आता है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। और कंपनी इनका पेमेंट जो है आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट या आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल करती है। ये ध्यान रखना है। करंट लायबिलिटी में क्या होता है, विद इन द 12 मंथ और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल होगा, जबकि नॉन करंट लायबिलिटी जस्ट उसकी अपोजिट है, जो करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन है। करंट लायबिलिटी में विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल होगा, और नॉन करंट लायबिलिटी में आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल होगा। अब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को समझते हैं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये सेकंड सब हेड है आपका नॉन करंट लायबिलिटी का। तो जब किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो जाती है, किससे, टैक्सेबल इनकम से। अकाउंटिंग इनकम को भी समझ लेते हैं कि होती क्या है। जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करके निकाली जाती है, वो इनकम होती है अकाउंटिंग इनकम। और टैक्सेबल इनकम जो इनकम टैक्स के रूल्स को फॉलो करके जो इनकम कैलकुलेट की जाती है, उस इनकम को बोला जाता है टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम जो इनकम टैक्स के लॉ को फॉलो करके निकाली जाती है, वो टैक्सेबल इनकम होती है। और अकाउंटिंग इनकम जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस मींस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके जो इनकम कैलकुलेट की जाती है, वो होती है अकाउंटिंग इनकम। अब दोनों इनकम में डिफरेंस क्यों आ सकता है, रीजन है। एक एग्जांपल है हमने यहाँ लिया हुआ है कि सपोज एन एंटरप्राइजेस हैज चार्ज डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, तो उसने अपनी अकाउंटिंग इनकम बताई है। अगर वो कौन सी मेथड यूज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा है, 10% पर एनम के हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज करता है, और उसको चार्ज करने के बाद उसकी इनकम आ रही है 1 लाख रुपीस, तो ये अकाउंटिंग इनकम। और टैक्सेबल इनकम, अब यहाँ पर एसएलएम मेथड यूज नहीं की जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, इनकम टैक्स का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का परसेंटेज होगा, जो कि उस फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज हो रहा होगा, उस रेट से क्या की जाएगी, टैक्सेबल इनकम काउंट की जाएगी। और मान लेते हैं कि वो एसेट्स पर इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उस एसेट्स पर, तो 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद टैक्सेबल इनकम आई है 95,000 रुपीज। और जबकि हम 10% स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे, और इस मेथड को यूज करने के बाद अकाउंटिंग इनकम 1 लाख रुपीज आई है, जो कि ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम लगा रहे थे, जबकि इनकम टैक्स के लॉ में उसी एसेट्स पर 15% डेप्रिसिएशन लगता है।
तो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 95,000 रुपीज टैक्सेबल इनकम आई, मींस हमें इस इनकम पर टैक्स देना, हमने दे दिया है, जबकि हमें इस इनकम पर टैक्स देना था। तो अब हमने क्या किया है, 5,000 रुपीज की इनकम क्या कर ली है, बढ़ा ली है, तो अब हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, और 5,000 रुपीज पर एक्स्ट्रा जो हम टैक्स देंगे वही हमारे लिए डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इस पोर्शन को हटा दिया गया है, लेकिन आप नॉलेज के लिए इस पोर्शन को तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट सब हेड पर आते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा, इसमें आएंगे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मींस इसमें दो लायबिलिटीज को इंक्लूड किया गया है, एक सन्डी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। लेकिन कौन से, जिनका पेमेंट कंपनी को आफ्टर 12 मंथ डेट ऑफ बैलेंस शीट या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल करना, विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल अगर होगा तो यही ट्रेड पेबल जो है वो करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कंपनी ने कोई भी गुड्स खरीदा हुआ है या कोई भी सर्विस ली हुई है और उसका पेमेंट अपने क्रेडिटर्स को आफ्टर 12 मंथ कर रही है या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल कर रही है, तो ऐसी लायबिलिटीज जो है वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगी। और अदर में क्या आता है, जैसे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर कंपनी ने रिडम्पशन किया है डिवेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का, और किस कंडीशन में किया है, प्रीमियम पर किया है, तो ऐसा प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस होता है और एक लायबिलिटी भी होता है। तो अगर इनका जो भी डिवेंचर्स हैं या जो भी प्रेफरेंस शेयर है, इनका रिडम्पशन कंपनी ने आफ्टर 12 मंथ किया है या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल किया हुआ है, तो जो भी प्रीमियम है वो कंपनी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में शो करेगी। ये पोर्शन भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, आप नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट सब हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो प्रोविजन को पहले समझ लेते हैं। प्रोविजन क्या होता है, फ्यूचर में ऐसी लायबिलिटी जिनका अनसर्टेन अमाउंट हमें पे करना है, मतलब लायबिलिटी है तो, और फ्यूचर में हमें उनका पेमेंट भी करना है, लेकिन कितना करना है वो सर्टेन नहीं होता है। तो ऐसी लायबिलिटी जिसका हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है लेकिन उसका अमाउंट सर्टेन नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, प्रोविजन बोला जाता है। अगर कंपनी ऐसे प्रोविजन का पेमेंट आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल करती है, तो ये ध्यान रखना है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लाइक प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर वारंटीज और प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ये सब प्रोविजन अगर कंपनी ने आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल किए हुए हैं, तो ये सब प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में आएंगे। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और यहाँ पर हम कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं कि लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या बेसिक डिफरेंस है। प्रोविजन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। प्रोविजन मींस कंपनी को ऐसी लायबिलिटी जिसका अमाउंट कंपनी को पता नहीं है लेकिन पे करनी है, तो वो लायबिलिटी प्रोविजन की कैटेगरी में आएगी। लेकिन ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट कंपनी को करना है और उसकी अमाउंट सर्टेन है, मींस निश्चित है कि कंपनी को इतना ही अमाउंट पे करना है, तो वो सब लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जिसका अमाउंट कंपनी को 40,000 रुपीज पे करना है, जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। तो फ्यूचर में जब कंपनी इस 40,000 रुपीज को पे करेगी जिसका अमाउंट सर्टेन है, तो ये लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। तो जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एक लायबिलिटी माना जाएगा। और अगर सपोज करो कि ऐसी कोई लायबिलिटी है जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, अब फ्यूचर में हमें टैक्स देना है लेकिन कितना देना है, उसका अमाउंट क्या है, अनसर्टेन है, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, वो आएगा प्रोविजन की कैटेगरी में। अब हम ये समझ लेते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं प्रोविजन और रिजर्व कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो प्रोविजन का मीनिंग तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं रिजर्व की। रिजर्व क्या होता है, ये
एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पोर्शन निकालकर कंपनी अलग से मैनेज करती है। किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटीज को पे करने के लिए रिजर्व बनाना है, तो जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पोर्शन कंपनी उन रिजर्व को मेंटेन करने के लिए निकालती है उस प्रॉफिट में से, और पर्टिकुलर रिजर्व क्रिएट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्व में बी created either for specific purpose, for example डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व एटसेट्रा। ये जो भी रिजर्व बनेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बने या जनरल रिजर्व बने, ये जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकाल कर इन रिजर्व में ट्रांसफर करेगी कंपनी। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट है हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में वो सब लायबिलिटी जो विद इन द 12 मंथ हमको पे करनी है या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पे करनी है, या ऐसी लायबिलिटी जिनको हमने ट्रेड करने के पर्पस से परचेज या सेल किया हुआ है, और ऐसी सब लायबिलिटी जिनको कंपनी है ना 12 महीने के बाद पोस्टपोन नहीं कर सकती है, तो वो सब लायबिलिटी क्या है, कंपनी की करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। तो करंट लायबिलिटी वाले जो हेड में ना जो शेड्यूल 3 है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में, इसमें 4 सब हेड आते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग, सेकंड है ट्रेड पेबल्स, थर्ड है अदर करंट लायबिलिटीज, और फोर्थ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो अब इनको हम वन बाय वन समझते हैं। पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो है शॉर्ट टर्म बोरिंग। देखिए अगर कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन का पेमेंट विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल कर देती है, तो ऐसे सब लोन शॉर्ट टर्म बोरिंग की कैटेगरी में आएंगे। जैसे अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है लेकिन उसका पेमेंट विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल कर दिया है, तो ये सब करंट लायबिलिटी के सब हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में शो किए जाएंगे। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटिंग पार्टीज, डिपॉजिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स हैं, और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। बस हमको टाइम पीरियड ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल अगर है तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग की कैटेगरी में आएंगे। और यदि अगर इनका पेमेंट है ना कंपनी आफ्टर द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल कर रही है, इन लायबिलिटीज का पेमेंट आफ्टर अगर हो रहा है, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरिंग की कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स बस टाइम पीरियड का फर्क है। जो हमने ट्रेड पेबल्स अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में पढ़े थे, अगर उनका टाइम पीरियड विद इन द 12 मंथ है या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर कंपनी ने कोई गुड्स परचेज किया हुआ है या कोई सर्विस परचेज की हुई है और उसका पेमेंट अपने क्रेडिटर्स को विद इन द 12 मंथ करती है या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल करती है, तो वो सब के सब करंट लायबिलिटीज के सब हेड ट्रेड पेबल्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएंगे? अदर करंट लायबिलिटीज में हमको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि ये सब पॉइंट्स जो है ये अदर करंट लायबिलिटीज में ट्रांसफर किए जाएंगे। फर्स्ट है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। कहने का मतलब अगर कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन कंपनी विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पे करती है, तो ऐसी लायबिलिटीज को बोला जाता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो ऐसी सब लायबिलिटीज जो करंट मैच्योरिटीज वाली हैं, इनको अदर करंट लायबिलिटीज वाले हेड में ही आपको लेना है। मींस करंट लायबिलिटी मान के अदर करंट लायबिलिटीज वाले हेड में आप शो करेंगे। सेकंड है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग, और फिर थर्ड है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, उसका क्या मीनिंग होता है, और सेकंड है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट एक्रूड या बट नॉट ड्यू, उसका क्या मीनिंग होता है। कि सपोज करो कंपनी ने 12% इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस किया है अपने डिवेंचर्स होल्डर को, और वो भी हाफ ईयरली बेसिस पर। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रही है।
पहली हाफ ईयरली आ रही है 30 जून 2018 टू 31 दिसंबर 2018 तक। ये जो हाफ ईयरली है, और अगर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को क्लोज हो रहा है, तो ये वाली हाफ ईयरली जो जून से स्टार्ट हुई थी और दिसंबर में क्लोज हो रही है, तो ये इसका जो 6 महीने का जो इंटरेस्ट है, इस हाफ ईयरली का जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू की कैटेगरी में आएगा। मींस इसका इंटरेस्ट कंपनी का पे करेगी, इसका इंटरेस्ट पे करेगी 31 मार्च 2019। अब ये हाफ ईयरली तो फिनिश हो गई दिसंबर में, लेकिन नेक्स्ट हाफ ईयरली चालू हो गई जनवरी में। तो जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2019 तक, क्योंकि ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट ड्यू है, जनवरी 2019 टू मार्च 2019, ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, ये एक्रूड तो है बट नॉट ड्यू होगा। क्यों? क्योंकि इसका अभी 3 महीना टाइम पीरियड और बचा है, क्योंकि अभी तक 3 महीने ही हुए हैं। क्योंकि ये हाफ ईयरली कब क्लोज होगी? ये हाफ ईयरली क्लोज होगी अप्रैल के बाद। अभी तो जनवरी से लेकर कहां तक जाएंगे हम? जून तक जाएंगे। तो ये हाफ ईयरली जून में जाके क्लोज होगी। तो जब जून आएगा तब उसका पेमेंट कंपनी करेगी, तो उस समय ये इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू होगा। लेकिन आज की कैटेगरी में जनवरी से लेकर मार्च तक का जो भी इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू की कैटेगरी में आएगा। अब इनकम रिसीव इन एडवांस, अगर कंपनी को कोई इनकम रिसीव हुई है एडवांस में, तो वो भी आपको किस हेड में लेना है? वो भी आपको अदर करंट लायबिलिटीज में ही लेना है। अनपेड अगर डिविडेंड है, ऐसा डिविडेंड जो डिक्लेयर तो हो चुका है लेकिन अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया हुआ है, तो उसको भी आपको कहां लेना है? उस अदर करंट लायबिलिटीज वाले हेड में ही लेना है आपको। फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी which is due for refund and interest accrued thereon, ये टॉपिक मैं अभी आपको पीछे समझा चुका हूं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी मींस जो अभी हमने देखा था कि 6,000 रुपीज जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, वो भी कंपनी को किस हेड में रखनी है? वो भी करंट लायबिलिटी के सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज में ही रखनी है, जो कि हमने पीछे एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके देखा था, जहां पर 6,000 रुपीज की जो मनी थी वो कंपनी ने कहां पर रखनी है? वो कंपनी को रखनी है करंट लायबिलिटीज के सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन, मतलब ऐसा इंटरेस्ट डिपॉजिट पर जो अभी कंपनी को पे करना है लेकिन अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया है, तो वो सब लायबिलिटीज किस हेड में आएगी? अदर करंट लायबिलिटीज में। अनपेड मैच्योर डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन, अभी वही चीज समझाया कि ये डिवेंचर्स पर जो भी इंटरेस्ट होगा, अगर वो इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है एंड ड्यू है, तो भी आपको इसी हेड में रखना है। और इंटरेस्ट एक्रूड है बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, उसको भी आपको इसी अदर करंट लायबिलिटीज वाले सब हेड में रखेंगे। कॉल्स एंड एडवांस का अगर कोई अमाउंट कंपनी को मिला हुआ है एडवांस में, तो उस अमाउंट का भी आपको करंट लायबिलिटी के सब हेड अदर करंट लायबिलिटी में ही इसका अमाउंट शो किया जाएगा। और अगर कोई भी ऐसा पेबल है, जैसे फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कोई अमाउंट पड़ा हुआ है, या प्रोविडेंट फंड का कोई अमाउंट पे करना है कंपनी को, जिसका अभी तक कंपनी ने पेमेंट नहीं किया है, तो ये सब करंट लायबिलिटी के सब हेड अदर करंट लायबिलिटी में शो किया जाएगा। अब आते हैं इसके बाद हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो लास्ट इसका सब हेड है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन की मीनिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। फ्यूचर की ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट अनसर्टेन है, कंपनी को करना तो है लेकिन कितना करना है ये सर्टेन नहीं है। अगर उसका पेमेंट कंपनी ने विद इन द 12 मंथ कर दिया है या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल किया हुआ है, तो ये सब प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत ही आएंगे। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका पेमेंट कंपनी ने विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल किया हुआ है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर ये सब प्रोविजन कंपनी ने विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल किए हुए हैं, तो ये सब प्रोविजन को शॉर्ट टर्म प्रोविजन मानकर कंपनी कहां शो करेगी? कंपनी शो करेगी कहां? उस करंट लायबिलिटी में। लेकिन इनका जो डिटेल है वो नोट्स टू अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा।
कैसे डिटेल नोट्स टू अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हम आते हैं इसके एक एग्जांपल के थ्रू की कंपनी की एक बैलेंस शीट है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी का पोर्शन है, जिसमें जो मेजर हेड है वो करंट लायबिलिटी और उसका सब हेड है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम कैसे अमाउंट को शो करेंगे, तो उसके लिए हम बनाएंगे नोट्स। इस नोट्स जो भी अकाउंट का नोट्स बनेगा, इसी में हमको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पर शो नहीं करना है कि ये प्रोविजन में कौन कौन सी चीजें हैं, और यहाँ पर हमको नहीं लिखना है। मतलब इस बैलेंस शीट में हम पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो नोट्स टू अकाउंट में आएगा। ये बताएगा कि इस 1 नंबर के पॉइंट में इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कौन कौन से प्रोविजन को इंक्लूड किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि 2020 का शॉर्ट टर्म प्रोविजन 32,500 है, तो इस 32,500 में दो प्रोविजन ऐड किए हैं। एक है प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स। तो टोटल मिलाकर जो 32,500 का जो फाइनल अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। इनका डिटेल आपको यहाँ ट्रांसफर नहीं करना है। ऐसे ही अगर हम प्रीवियस ईयर में आए तो 30,000 रुपीज जो है वो दो प्रोविजन को मिलाकर इनके अमाउंट कैलकुलेट की गई है। एक है 28,000 और दूसरी है 2,000। तो जो 30,000 रुपीज का अमाउंट आ रहा है वो आएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, लेकिन फाइनल अमाउंट आएगा। यहाँ पर हमको कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन का डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको नोट्स टू अकाउंट बनाकर उसमें शो करना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।